क्लियर एग्जाम कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी तैयारी 1 टीचर पॉलिटिकल साइंस में पूछे गए क्वेश्चन क्लास 9 to 10 के राजनीतिक शास्त्र या पॉलिटिकल साइंस का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सोशल साइंस में टोटल 160 क्वेश्चन पूछे गए थे क्लास 9 to 10 में, जिसमें से हमने पार्ट 1 में हिस्ट्री, पार्ट 2 में ज्योग्राफी और पार्ट 3 में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब पार्ट 4 में हम लोग राजनीतिक शास्त्र पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें 40 एमसीक्यू है प्रीवियस ईयर। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है? तो संविधान की जो प्रस्तावना है वो कहां से लिया गया है? जापान से नहीं लिया गया, जर्मनी से भी नहीं लिया गया, इंग्लैंड से भी नहीं लिया गया, बल्कि अमेरिका से लिया गया है। तो संविधान की प्रस्तावना जो है कहां से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन जो है इसका ई बिल्कुल सही है। आइए कुछ दिया गया विस्तृत अध्ययन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया, वहीं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से इसकी भाषा को लिया गया। विभिन्न देशों के संविधान से लिए गए प्रावधान है। ब्रिटेन से संसदीय स्वरूप को लिया गया, कानून के शासन का विचार लिया गया। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया और फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत लिया गया। अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, शक्ति और न्याय की स्वतंत्रता लिया गया। कनाडा से एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप लिया गया। अवशिष्ट शक्तियां कहां से लिया गया? कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अधिकतम निर्वाचन क्षेत्रों वाले राज्यों को उनके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर सही विकल्प का चयन करना है। तो हमें बताना है कि कौन सा विकल्प जो है बढ़ते क्रम में है। तो दिया गया है कौन कौन सा राज्य हमें देखना है पहले। तो बिहार में कितना है? तो बिहार में 40 सीट है। बिहार में सीटों की संख्या कितना है? 40 है। उसके बाद किसके बाद है? उसके बाद पश्चिम बंगाल में, बंगाल में कितना है? तो 42 सीट है। उसके बाद महाराष्ट्र में कितना है? तो महाराष्ट्र में 48 सीट है। महाराष्ट्र में 48 सीट है। यूपी में कितना है? उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में 80 सीट है। इस प्रकार फ्रेंड्स ऑप्शन में इस प्रकार के ऑप्शन नहीं दिए गए। ऑप्शन ई इसका बिल्कुल सही होगा। बिहार में 40 सीट है, बंगाल पश्चिम बंगाल में 42 सीट है, महाराष्ट्र में 48 सीट है और उत्तर प्रदेश में 80 सीट है। देख लेते हैं एक बार विस्तृत अध्ययन। भारत में कुल 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इन सब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अलग अलग लोकसभा सीटों में बांटा गया है। दिए गए राज्यों का बढ़ता क्रम सीटों के आधार पर बिहार में 40 है, पश्चिम बंगाल में 42 है, महाराष्ट्र में 48 है, उत्तर प्रदेश में 80 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्यों लोकतंत्र सरकार का एक बेहतर स्वरूप है? तो लोकतंत्र जो है सरकार का एक बेहतर स्वरूप है, ये हमें बताना है। यह अधिक उत्तरदायी है, बिल्कुल यह अधिक उत्तरदायी है। इसमें निर्णय लेने की विशेषता है, बिल्कुल इसमें निर्णय लेने की विशेषता है। यह मतभेद और संघर्ष का निपटारा करता है, बिल्कुल यह संघर्ष और मतभेद का निपटारा करता है। इस प्रकार तीनों जो ऑप्शन दिए गए बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन जो है इसका सही होगा। चलिए विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं। लोकतांत्रिक सरकार निम्न कारणों से सरकार का बेहतर प्रारूप है। लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरे से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेह वाला स्वरूप है। लोकतांत्रिक मतभेद और टकराव को संभालने का बेहतर तरीका उपलब्ध कराता है। लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपने अधिकारों का निस्तारण किसकी सलाह से करता है? तो राष्ट्रपति अपने अधिकारों का निपटारण जो है या निस्तारण जो है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। विस्तृत अध्ययन देखते हैं। राष्ट्रपति अपने अधिकारों का निस्तारण जो है मंत्रिपरिषद की सलाह या सहायता से करता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को अपनी सलाह पर विचार करने के लिए कह सकता है, लेकिन अगर वही सलाह दोबारा मिलती है तो उसे मानने के लिए बाध्य होता है। इसी प्रकार संसद द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून क्या सुझाव देता है? तो दल बदल विरोधी कानून जो है
पार्टियों को बदलने से रोकने के लिए संशोधित किया गया है। दल बदल विरोधी कानून क्या है? तो पार्टियों को बदलने से रोकने के लिए संशोधित किया गया है। अनुच्छेद 20 में देख लेते हैं। संविधान के 52वां संविधान संशोधन 1985 में दल बदल के बारे में कानून पारित किया गया था। साथ ही संविधान की 10वीं अनुसूची जिसमें दल बदल विरोधी कानून शामिल है को संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। 52वां संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में से पारित किया गया था। संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोकतांत्रिक सरकार जनता की, जनता के लिए एवं जनता द्वारा, ये किसका कथन है? तो बहुत बार पूछा गया कथन है फ्रेंड्स, ये अब्राहम लिंकन का कथन है। लोकतांत्रिक सरकार जनता की है, जनता के लिए एवं जनता द्वारा है। किसका कथन है? अब्राहम लिंकन का कथन है। लोकतंत्र के संबंध में उक्त कथन जो है, लोकतांत्रिक सरकार जनता की है, जनता के लिए है एवं जनता द्वारा है, अब्राहम लिंकन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार आरटीई जो 1 अप्रैल 2010 को प्रभाव में आया किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? तो यह जो है स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है। आरटीआई जो है 1 अप्रैल 2010 ईस्वी में प्रभाव में आया, ये किसके अंतर्गत आता है? तो यह स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। इसी तरह देखते हैं, शिक्षा का अधिकार आरटीई जो 1 अप्रैल 2010 को प्रभाव में आया, स्वतंत्रता का अधिकार 1919 से 22 के अंतर्गत है, अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत है। यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार के रूप में उल्लेखित है। 2 दिसंबर 2002 को संविधान में 46वां संशोधन किया गया है। यह और उसके अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया है। पूछा गया है शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 21 के तहत। इसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में अंगीकृत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 निहित है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है मौलिक अधिकार कर्तव्य क्या है? निहित है। मौलिक कर्तव्य जो निहित है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। इसी तरह देखते हैं, मौलिक कर्तव्य जो का विचार जो है रूस से लिया गया है, जिसे सोवियत संघ कहा जाता था पहले। इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण समिति की सिफारिश पर संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया है। मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। बाद में 46वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2002 के माध्यम से एक और कर्तव्य जोड़ा गया। इस प्रकार वर्तमान में कर्तव्य कितना है? 11 है मूल कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो संविधान सभा का सदस्य नहीं था ये पूछा जा रहा है। शरद चंद्र बोस संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। सरोजिनी नायडू संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। इस प्रकार ऑप्शन ई जो है बिल्कुल सही होगा। इनमें से कोई भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है ये पूछा जा रहा है। तो पहला कथन है धन विधेयक के बारे में, यह वित्तीय मामलों से संबंधित है, ये बिल्कुल सही है। यह केवल लोकसभा में प्रस्तावित होता है, ये बिल्कुल सही है। यह केवल राज्यसभा में प्रस्तावित होता है, ये बिल्कुल गलत है। इसकी प्रकृति पर सभापति द्वारा प्रमाण की आवश्यकता होती है, बिल्कुल नहीं। इसके प्रस्तुति पर सभापति नहीं बल्कि राष्ट्रपति के प्रमाण की आवश्यकता होती है। इस प्रकार 1 और 2 ऑप्शन जो सही है और हमें सही उत्तर का चयन करना था, तो 3 और 4 जो है ऑप्शन वो गलत है, वो पूछा जा रहा है। जो ऑप्शन में नहीं दिया गया तो ऑप्शन ई इसका बिल्कुल सही होगा। विस्तृत अध्ययन की ओर देख लेते हैं। धन विधेयक से संबंधित निम्न कथन सत्य है, यह वित्तीय मामलों से संबंधित है। कोई धन विधेयक है अथवा नहीं है, इसे लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा प्रमाणित किया जाता है। धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुशंसा पर केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की शक्तियां सीमित है। यह धन विधेयक को अस्वीकृत संशोधित नहीं कर सकती है। राज्यसभा केवल सिफारिश कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में आया था? तो भारत में उच्चतम न्यायालय जो है वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को क्या हुआ? अस्तित्व में
आया था, तो भारत में उच्चतम न्यायालय जो है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को आया था अस्तित्व में। ऑप्शन ई इसका बिल्कुल सही है। विशिष्ट अध्ययन देख लेते हैं। वर्ष 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। साथ ही भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी अस्तित्व में आया एवं इसकी पहली बैठक 28 जनवरी 1950 को हुआ। भारत का सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा की शक्ति के साथ देश का शीर्ष न्यायालय है एवं यह भारत के संविधान के तहत न्याय की अपील हेतु अंतिम न्यायालय है। भारत एक संघीय राज्य है एवं इसकी एकल तथा एकीकृत न्यायिक प्रणाली है जिसकी त्रिस्तरीय संरचना है, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक अदालत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। लोक अदालत के बारे में कौन सा कथन सही है बताना है। तो लोक अदालत जो है एक सस्ती न्यायिक सेवा है, बिल्कुल सही है। एक सस्ती जो है न्यायिक सेवा है लोक अदालत। दूसरा है एकल पेशी पर विवाद निवारण, बिल्कुल सही है। एकल पेशी पर ही विवाद निवारण कर दिया जाता है। यह त्वरित न्यायालय है, बिल्कुल यह त्वरित न्याय देता है। लोक अदालत जो है त्वरित न्याय देता है। चौथा है सेवानिवृत्त जज लोक अदालत चलाता है, बिल्कुल सही। सेवानिवृत्त जो जज होते हैं वो लोक अदालत चलाते हैं। यह सर्वोच्च न्यायालय है, बिल्कुल गलत है। सर्वोच्च न्यायालय नहीं है बल्कि ये क्या है, लोक अदालत है, एक प्रकार का छोटा अदालत है जिसमें बहुत जल्दी प्रक्रिया होती है। इस प्रकार ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, 3, 4 चारों सही है, पांचवा जो है गलत है। असही कथन का हमें चयन करना था, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही होगा। विशिष्ट अध्ययन देख लेते हैं। लोक अदालत शब्द का अर्थ है पीपुल्स कोर्ट और यह गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है। सस्ती न्यायिक सेवा प्रणाली है, एकल पेशी पर विवाद निवारण करता है, त्वरित न्याय प्रदान करता है। लोक अदालत के पास वही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत एक सिविल कोर्ट में निहित होती है। सेवानिवृत्त जज लोक अदालत का चलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1989 विश्व के किस देश द्वारा 1948 में 1979 के मध्य रंग भेद का एक आधिकारिक नीति के तरह पालन किया गया था? ये गलती से दे दिया फ्रेंड्स। कहा गया विश्व के किस देश द्वारा 1948 से 1989 के मध्य रंग भेद का एक आधिकारिक नीति के तरह पालन किया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका में किया गया है। दक्षिण अफ्रीका में जो है रंग भेद नीति का क्या है, आधिकारिक नीति के साथ पालन किया गया था। विशिष्ट अध्ययन देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका द्वारा 1948 से 1989 के मध्य रंग भेद नीति का तरह पालन किया गया था। 28 वर्ष तक जेल में कैद रखने के बाद रंग विरोधी नेता नेल्सन मंडेला को आजाद कर दिया गया। आखिरकार 26 अप्रैल 1994 को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया और दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। रंगभेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हुई और सभी नस्ल के लोगों की मिलीजुली सरकार के गठन का रास्ता खुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वोटर दिवस। राष्ट्रीय वोटर दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स बिहार में चुनाव होने वाला है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय वोटर दिवस जो होता है कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को राष्ट्रीय वोटर दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय वोटर दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय निर्वाचन आयोग 25 जनवरी 1950 को की स्थापना को चिन्हित करने के लिए 2011 से प्रतिवर्ष से यह दिवस जो है राष्ट्रीय वोटर दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से नए मतदाताओं को नामांकन लिए प्रोत्साहित करना, नामांकन संबंधी सुविधा प्रदान करना, इसमें वृद्धि करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में कौन सा कथन जो है असत्य है, यह हमें बताना है। तो पहला कथन है, इस परिषद में 15 सदस्य होते देश है, 15 सदस्य देश है जिसमें 5 स्थायी है और 10 चुनाव की सामान्य सभा द्वारा 2 वर्ष की अवधि के लिए होता है। तो पहला कथन जो है बिल्कुल सही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संबंध में 15 सदस्य होते हैं जिसमें से 5 वो स्थायी है और 10 वो अस्थायी है, जिसका 2 वर्षों के बाद क्या होता है, परिवर्तन होते रहता है। प्रत्येक स्थायी सदस्य के पास वीटो शक्ति है, बिल्कुल प्रत्येक जो स्थायी सदस्य है 5 वो, उनके पास वीटो शक्ति है। तीसरा है, IMF और विश्व बैंक इसकी निधिकरण एजेंसी है, नहीं फ्रेंड्स, IMF और विश्व बैंक निधिकरण एजेंसी नहीं है। उसके बाद दिया गया फ्रेंड्स, मोर में दिया गया ऑप्शन दिया गया, इस प्रकार A और B जो है फ्रेंड्स
बिल्कुल सही है। पूछा भी गया था कि कौन सा असत्य कथन है, तो इस प्रकार ऑप्शन जो होगा इसका डी बिल्कुल सही होगा। चलिए देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथन असत्य है। आईएमएफ, विश्व बैंक इसकी निर्धारित या निधिकरण एजेंसी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चुनावी कदाचारों पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिभारित है? तो चुनावी कदाचारों पर निम्नलिखित कथन दिए गए, कौन सा कथन जो है सही है ये हमें बताना है। तो पहला कथन है सत्तारूढ़ दल द्वारा सरकारी मशीन का दुरुपयोग, ये भी गलत है, ये नहीं है। चुनावी कदाचारों में वोटरों को धमकाने से अत्यधिक धन का प्रयोग, ये भी गलत है। दल गठबंधन द्वारा लोक समर्थन का विश्वास, ये भी गलत है। इस प्रकार तीनों जो कथन है कोई भी सही नहीं है, तो ऑप्शन ई इसका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इसमें सही कथन का चयन करना था। इसी तरह देख लेते हैं, हमारे देश की सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार की आदर्श आचार संहिता को भी स्वीकार किया है। इसमें उम्मीदवारों और पार्टियों को यह सब करने की मनाही है। चुनाव प्रचार के लिए किसी धर्म स्थल का उपयोग, सरकारी वाहन, विमान या अधिकारियों का चुनाव में उपयोग, चुनाव की अधिघोषणा हो जाने के बाद मंत्री किसी बड़ी योजना का शिलान्यास, बड़े नीतिगत फैसले या लोगों को सुविधाएं देने वाले वायदे नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडल आयोग ने 1980 की अपनी रिपोर्ट में सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़े वर्गों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की संस्तुति किया है? तो 27% आरक्षण देने की संस्तुति किया है। इसी तरह देखते हैं, मंडल आयोग ने 1980 में अपनी रिपोर्ट में सरकारी नौकरियों, सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण देने की घोषणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मौलिक अधिकार संविधान का हृदय एवं आत्मा कहलाता है? तो संविधान का हृदय एवं आत्मा कहलाता है कौन सा संविधान? समानता का अधिकार, बिल्कुल गलत, ये नहीं कहलाता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी नहीं कहलाता है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, ये भी नहीं कहलाता। इस प्रकार इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन ई है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को हृदय का क्या होता है? आत्मा और हृदय कहा जाता है। और किसके द्वारा कहा गया? तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान का हृदय व आत्मा कहा गया है। अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार वह साधन है जिसके द्वारा मौलिक अधिकारों की रक्षा होती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस अधिकार को संविधान का हृदय आत्मा की संज्ञा दी है। इसके अंतर्गत हर नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए किए जाने पर सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के प्रति विशेष है? तो अल्पसंख्यकों के प्रति विशेष पूछा गया, तो इनमें से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार नहीं है। ई ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। देख लेते हैं कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के प्रति है। तो सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार जो अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है, अल्पसंख्यकों के प्रति विशेष अधिकार है। हमारा संविधान मानता है कि विविधता हमारे समाज की मजबूती है, अतः अल्पसंख्यक का अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। किसी समुदाय को केवल धर्म के आधार पर नहीं बल्कि भाषा और संस्कृति के आधार पर भी अल्पसंख्यक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के बारे में क्या सही नहीं है? तो इसमें 300 सदस्य से अधिक है, बिल्कुल सही है। इसका जुलाई 1946 में प्रथम बैठक हुआ था। नहीं फ्रेंड्स, 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक। इस प्रकार बी बिल्कुल सही है। बोला जा रहा है कौन सा सही कथन नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। तीसरा देख लेते हैं, उसमें 1935 के अधिनियम से बहुत से विवरण एवं विधियों का अधिग्रहण किया गया, बिल्कुल सही है। संविधान सभा में 1935 के अधिनियम से बहुत सारा विधि और विवरण लिए गए हैं। इस प्रकार ए और बी जो है, ऑप्शन सी जो है इस सही है संविधान सभा के बारे में, और नहीं है तो ऑप्शन बी। इसी तरह देख लेते हैं, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बेल्जियम मॉडल का तत्व नहीं है? तो बेल्जियम मॉडल का तत्व नहीं है, हमसे पूछा जा रहा है। नहीं है तो ब्रसेल्स की सरकार है जिसमें फ्रेंच और डच भाषा दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है, ये तो बिल्कुल सही है। बेल्जियम मॉडल के बारे में राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं है, भी सही है। तीसरा है कि दो सरकारी अतिरिक्त
और तीसरे प्रकार की सरकार को सामुदायिक सरकार बनाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार गलत कथन का चयन करना था, तो गलत कथन इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन ई बिल्कुल सही होगा। बेसिक अध्ययन देख लेते हैं। बेल्जियम मॉडल का तत्व है निम्न है, ब्रसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्र सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियों के दो इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई, यानी राज्य सरकार केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है। तीसरा दिया गया है, केंद्र और राज्य सरकारों के अलावा यह एक तीसरे स्तर की सरकार का भी काम करती है, यानी सामुदायिक सरकार। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोगों को करते हैं। इस प्रकार तीनों कथन दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंहली को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता किस वर्ष श्रीलंका में एक अधिनियम के तहत पारित किया गया? तो 1956 ईस्वी में सिंहली भाषा को श्रीलंका की आधिकारिक भाषा के रूप में माना गया है। विशिष्ट अध्ययन देखते हैं। सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंहली को एकमात्र भाषा घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर शेयरिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? ये हमसे पूछा जा रहा है गलत कथन का चयन। तो सत्ता सरकार के विभिन्न अंगों के बीच साझी की जाती है, सही कथन है। सत्ता विभिन्न स्तरों पर सरकार के बीच साझा की जा सकती है, बिल्कुल सही है। तीसरा है, प्रत्येक समाज को किसी न किसी रूप में शक्ति बंटवारे की आवश्यकता होती है, भले ही वह छोटा हो या सामाजिक विभाजन ना हो, ये भी बिल्कुल सही है। गलत कथन का चयन करना था, इसमें कोई भी गलत कथन नहीं है, ऑप्शन ई इसका बिल्कुल सही होगा। विशिष्ट अध्ययन पढ़ लेते हैं। सत्ता शेयरिंग के बारे में सभी कथन सत्य है। सत्ता सरकार के विभिन्न अंग जैसे विधायक, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। इसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहेंगे, क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। सत्ता विभिन्न स्तरों पर सरकार के बीच साझा की जा सकती है, जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो, फिर प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार रहे। तीसरा है, सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों मसलन भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच भी हो सकता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था एक अच्छा उदाहरण है। इस प्रकार तीनों जो कथन दिया गया था बिल्कुल सही है, परंतु गलत कथन का चयन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची में शामिल है? जंगल जो है समवर्ती सूची में शामिल है, वन जो है समवर्ती सूची में शामिल है, कृषि और पुलिस जो है राज्य सूची में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सबसे कम है? तो चीन में जो है सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सबसे कम है। विशिष्ट अध्ययन देखते हैं। निम्नलिखित देशों में से चीन में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सबसे कम है। स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड जैसे स्कैंडिनेवियाई भी देशों में महिलाओं का एक बड़ा प्रतिशत सार्वजनिक जीवन में भाग लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 क्या प्रदान करता है? तो समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 जो है सभी लिंगों के लिए समान वेतन प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी कहा करते थे कि किसे राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता? तो धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता है, महात्मा गांधी द्वारा कहा गया है। महात्मा गांधी कहा करते थे धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता है। धर्म से उनका मतलब हिंदू या इस्लाम से ना होकर नैतिक मूल्य से था जो सभी धर्मों से जुड़े हैं। उनका मानना था कि राजनीतिक धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र के बारे में कौन सा कथन सही है? तो लोकतंत्र के बारे में पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है। लोकतंत्र अक्सर जरूरतों को विफल करता है और लोगों की मांगों को अनदेखा करता है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही है। इसी तरह देखते हैं, लोकतंत्र अक्सर जरूरतों को विफल करता है और लोगों की मांगों को अनदेखा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भूमिका राजनीतिक दलों द्वारा नहीं निभाई जाती है? तो राजनीतिक दलों द्वारा नहीं निभाई जाती है भूमिका
ये हमसे पूछा जा रहा है। तो राजनीतिक दलों के विचार व मत सभी मुद्दों पर समान नहीं हो सकते हैं। ये मुद्दा जो है राजनीतिक दलों द्वारा नहीं निभाई जाती है, जबकि वे देश के लिए एक कानून बनाते हैं, ये बिल्कुल मान्य है। एक पार्टी दूसरी को सरकार बनाने में सहयोग करती है, ये भी बिल्कुल मान्य है। सी जो है मान्य नहीं निभाई जाती है राजनीतिक दलों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राज्य पार्टी बनाने के लिए एक पार्टी को राज्य की विधानसभा के चुनाव में कुल वोटों का कम से कम कितना सुरक्षित करना होगा? तो कितना सुरक्षित करना होगा हमें बताना है। तो 6% जो है सुरक्षित करना होगा। विशेष अध्ययन देखते हैं, एक राज्य पार्टी बनाने के लिए पार्टी को राज्य की विधानसभा चुनाव में कुल वोटों का लगभग कम से कम 6% सुरक्षित करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश एक साथ आने वाले संघ के अंतर्गत आता है? तो स्विट्जरलैंड जो है एक साथ आने वाले संघ के अंतर्गत आता है, स्विट्जरलैंड। विशेष अध्ययन देखते हैं, एक साथ आकर संघ का एक प्रकार का संघ है जिसमें सभी स्वतंत्र राज्य एक बड़ी संघ इकाई बनाने के लिए संयुक्त रूप से शामिल होते हैं। एक साथ आने वाले राष्ट्रों के उदाहरण है स्विट्जरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्ति लेकर स्थानीय सरकारों को दे दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे विकेंद्रीकरण कहा जाता है। विकेंद्रीकरण कहा जाता है। पंचायती राज्य के द्वारा, नगर निगम के द्वारा विकेंद्रीकरण किया गया था शक्तियों का। जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच होती है कि अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारण स्थानीय स्तर पर बढ़िया ढंग से हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली शक्ति ब्लैक पावर आंदोलन कब उभरा? तो काली शक्ति ब्लैक पावर आंदोलन 1966 ईस्वी में उभरा था। विशेष अध्ययन देखते हैं, अश्वेत शक्ति आंदोलन, यह आंदोलन 1966 में उभरा, 1975 तक चलता रहा। नस्लवाद को लेकर इस आंदोलन का रवैया ज्यादा उग्र था। इसका मानना था कि अमेरिका से नस्लवाद मिटाने के लिए हिंसा का सहारा लेने में भी हर्ज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है? तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है निर्वाचन से संबंधित है? अनुच्छेद 324 जो है निर्वाचन से संबंधित है। विशेष अध्ययन देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 जो है निर्वाचन से संबंधित है। 326 जो है वोट देने के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 300 है किससे संबंधित है? तो मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300। विशेष अध्ययन देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 वाद या और कार्यवाहियों से संबंधित है। भारत सरकार भारत संघ के नाम से मुकदमा कर सकती है और एक राज्य के नाम से मुकदमा कर सकती है और संसद के अधिनियम द्वारा किया जा सकने वाले किसी भी प्रावधान के अधीन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो भारत का राष्ट्रपति जो है इसकी गणना जो है संविधान में नहीं किया गया फ्रेंड्स, इसीलिए एक बार नहीं, ना ही 2 बार, नहीं 3 बार। ऑप्शन इसका ई जो है बिल्कुल सही होगा। भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 57 के तहत पुनः निर्वाचन का पात्र होता है, लेकिन वह कितनी बार पुनः चुनाव का पात्र होगा इसका संविधान में वर्णन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान को बनने में कितना समय लगा? तो भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा है। विशेष अध्ययन देखते हैं, भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा। भारतीय संविधान की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पूरा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में प्रथम महिला सभापति कौन थी? तो लोकसभा में पहला सभापति जो थी महिला वो मीरा कुमार थी। मीरा कुमार पहला लोकसभा में प्रथम महिला सभापति थे। विशेष अध्ययन देखते हैं, मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। वे 2009 से लेकर 14 तक लोकसभा की 15वीं अध्यक्ष रही। वर्तमान में ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। तो मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो है वो 1998 ईस्वी में किया गया था। मानवाधिकार आयोग की स्थापना इस प्रकार ऑप्शन ई जो है इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन विशेष अध्ययन देख लेते हैं, भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC 12 अक्टूबर 1998 को गठित हुआ।
यह एक वैधानिक सार्वजनिक निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति को किसी घोषणा करने का अधिकार है? तो वित्तीय आपातकाल घोषणा करने का अधिकार है। आपातकाल 352, 356 में राष्ट्रपति शासन है और 360 में राष्ट्रपति को किसी भी जगह पर क्या करना है? वित्तीय आपात लगाने का अधिकार है। विशिष्ट अध्ययन देखते हैं। अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपात घोषणा कर सकता है। ये अनुच्छेद 360 के तहत यदि राष्ट्रपति संतुष्ट है कि देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके कारण भारत की वित्तीय स्थिति, भारत की साख या उसके क्षेत्र के किसी भी हिस्से की वित्तीय स्थिरता को खतरा है, तो वह केंद्र की सतह पर अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। फ्रेंड्स, इस प्रकार तैयारी 1 में पूछे गए सोशल साइंस के सभी क्वेश्चन 160 क्वेश्चन को सॉल्व कराया गया पार्ट बाय पार्ट। पार्ट 1 में हिस्ट्री, पार्ट 2 में ज्योग्राफी, पार्ट 3 में इकोनॉमिक्स और पार्ट ये चौथा में जो है फ्रेंड्स राजनीतिक विज्ञान को या पॉलिटिकल साइंस को सॉल्व करवाया गया। फ्रेंड्स, हर एक पहलू को इसमें ऐड किया गया। विशिष्ट तरीके से आप इसे जरूर रिवीजन करें जिससे आपको पैटर्न के बारे में भी पता चल जाएगा। फ्रेंड्स, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि आने वाला तैयारी 2, तैयारी 3 के जितने क्वेश्चन है सभी को आपको उसका नोटिफिकेशन आपको जा सके। फ्रेंड्स, जाते जाते आप लाइक जरूर कर दें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। धन्यवाद फ्रेंड्स।